जय हिंद फ्रेंड्स। विश्व इतिहास की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और विश्व इतिहास में हमने दो महत्वपूर्ण घटनाएं देखा जिन्होंने पूरे विश्व को बदल करके रख दिया और आज तक वो जारी हैं। पहला हम लोगों ने देखा कि पुनर्जागरण या प्रबोधन और दूसरा औद्योगिक क्रांति। आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है कि ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का पहला प्रभाव जो विश्व को दिखा भौतिक रूप में, मतलब विचारधारा के स्तर पर कि भाप का इंजन बन गया, लेकिन वो सभी को नहीं पता चला। लेकिन जो आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि औद्योगिक क्रांति क्या ऐसा भी कर सकती है, वो थी अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष। और स्वतंत्रता संघर्ष वो वहाँ के लोगों के लिए था, लेकिन जो अमेरिका उसके बाद विश्व के सामने आया वो एक क्रांति थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो अमेरिकी क्रांति आज का हमारा टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ठीक, 4 जुलाई 1776, ये डेट याद रखिएगा। ठीक, इसके बैकग्राउंड में दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि मानवतावाद, वैज्ञानिक सोच, तार्किक सोच, रेशनलिज्म, ठीक, रेशनल थिंकिंग, ये सब विचार आ चुके थे। हर चीज को परलोक की ना बजाय मानव को केंद्र में रखते हुए इहलोक पर बात चल रही थी। ये बैकग्राउंड में चल रहा था क्योंकि पुनर्जागरण, प्रबोधन, ज्ञानोदय ये सब शुरू हो गया था और परिपक्व अवस्था 18वीं शताब्दी तक आ चुकी थी। 1750 में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। तो उसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन में, जब आप अमेरिका का मैप देखेंगे, ये है नॉर्थ अमेरिका, इधर है ऊपर कनाडा, ये है यूएसए, फिर इधर है मैक्सिको, निकारागुआ, होंडुरास, ये सब। ठीक, फिर इधर है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यहीं पर है इंग्लैंड। इंग्लैंड से ही जुड़ा हुआ है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इधर है इंडोनेशिया वगैरह, एशिया के उसमें। ठीक, ये मोटा मोटा मैप आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर शुरुआत से ही चर्च और धर्म के नाम पर इतना ज्यादा अत्याचार हुआ कि जब पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, चर्च की समाप्ति हुई, धर्मयुद्ध समाप्त हुआ, राजा का शासन आया, वो भी निरंकुश राजतंत्र था पहले। ये सारी बातें चल रही थी यहाँ पर। जब सारी बातें चल रही थी तो 1588 ईस्वी में, 1588 ईस्वी में स्पेन ने यहां पर अधिकार अपना किया हुआ था। यहां पर किसने किया हुआ था अधिकार? स्पेन ने। और यहां पर अधिकार था फ्रांस का, कनाडा में।
कनाडा जिसे आप बोलते हैं। अब ये समय देखिए 1588 का। स्पेन समुद्र के पास है, तट पर है, ठीक। अब फ्रांस, स्पेन, ये सब उपनिवेशवाद की दौड़ में पहले से ही शामिल थे। अब हुआ क्या कि औद्योगिक क्रांति यहां पर हो गई। औद्योगिक क्रांति के पहले 1688 में यहां पर गौरवपूर्ण क्रांति हो गई, इंग्लैंड की क्रांति 1688 में। तो ये आपस में ही इंग्लैंड वहां पर यूरोप में अपने में ही उलझे रहे, तो उन्होंने इधर की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन हुआ क्या, 1588 पर जब स्पेन पहले से ही वो था, इस पर जो है स्पेन का अधिकार इस यूएसए पर पहले से ही था। 1500, ये एक चीज आपको गलत बता दिए, इंग्लैंड 1588 ईस्वी में इसके संपर्क में आया, यूएसए के संपर्क में। यूएसए में पहले कौन था, किसका अधिकार था, स्पेन का। इंग्लैंड ने क्या किया, 1588 में स्पेनिश आर्मेडा, स्पेनिश आर्मेडा का मतलब ये हुआ स्पेन की जो नौसेना थी उसको इन्होंने, इंग्लैंड वालों ने हरा दिया। और जब हरा दिया तो 1588 में किस पर, यूएसए पर अधिकार कर लिया। किसने, इंग्लैंड, ब्रिटिश ने। उसके पहले यूएसए किसके अंडर में था, स्पेन के अंडर में था। कनाडा किसके अंडर में अभी भी है, फ्रांस के अंडर में। अब 1588 के बाद 16वीं शताब्दी से वहां पर पुनर्जागरण शुरू हो गया। मतलब 16वीं शताब्दी तो चल ही रही है 1588 ईस्वी में। पुनर्जागरण का ही परिणाम था कि उन्होंने क्या किया, नेवल शिप्स बनाए और सेना एकत्रित की, डिसिप्लिन्ड आर्मी, और उन्होंने क्या कर दिया, स्पेन को हरा दिया। जब स्पेन को हरा दिया तो इनका उत्साह बढ़ा, क्योंकि स्पेन और फ्रांस को ये कहा जाता था कि इनकी नौसेना इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इनको हराया नहीं जा सकता। लेकिन जब इंग्लैंड ने हरा दिया, और हराया ही नहीं, उनके एक उपनिवेश पर क्या कर लिया, उनको छीन करके कब्जा कर लिया, अमेरिका पर। अब क्या हुआ कि यहाँ के जो तड़ी पार लोग थे, तड़ी पार मतलब जो वहाँ के छटे हुए लोग थे, जो अपराध में जो है वहाँ पर सजा के तौर पर उन लोगों को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया जाता था सजा के तौर पर। तो जो वहाँ के लोग यहाँ आते थे, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ की विचारधारा से, यहाँ के माहौल से परिचित थे। तो रेनेसा, पुनर्जागरण, इनलाइटनमेंट, ये सब उनके लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि वो इससे पहले से ही परिचित थे। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको बोलते हैं रेड इंडियंस। तो रेड इंडियंस क्या हैं, अमेरिका के जो स्थानीय लोग थे। और इंग्लैंड के जो अपराध की दुनिया के लोग थे, छटे हुए लोग थे, जो वहाँ के चर्च धर्म से पीड़ित थे, राजा के शासन से पीड़ित थे, वो कहाँ आ रहे हैं, इंग्लैंड उनको यहाँ पर भेज रहा है, अमेरिका में। अब यहाँ पर भेज तो रहा है, और साथ का साथ 1588 में स्पेन की नौसेना को हरा करके इन्होंने यूएसए पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन ये आपस में ही जब उलझे रहे, राजा और आप कुलीन वर्ग में, ये मतलब राजा और संसद में जो है टकराव हो रहा है, तो 1688 ईस्वी में क्या हो गया, गौरवपूर्ण क्रांति हो गई। और जब गौरवपूर्ण क्रांति हो गई तो संसद क्या हो गई, सुप्रीम पावर बन गई, और राजा क्या हो गया, पीछे चला गया। ठीक, ये सारा कुछ चल रहा था। यहां पर दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहला,
कि इस अमेरिकी क्रांति का आधार क्या था, किस वजह से ये हुई, बैकग्राउंड चल क्या रहा था। तो पहला बैकग्राउंड क्या चल रहा था, ये ध्यान में रखिएगा कि स्वतंत्र चेतना, स्वतंत्रता की भावना, पुनर्जागरण, मानवतावाद, इहलोकवाद, जो कुछ है इस संसार में ही है, सब कुछ मनुष्य की भलाई के लिए ही है, ये सारे विचार क्या है, इंग्लैंड में है, यूरोप में। और जो यूरोप के निवासी, इंग्लैंड के निवासी यहाँ पर आ रहे हैं यूएसए में, वो इन विचारों से परिचित है, उनके लिए स्वतंत्रता नई नहीं है। अब इसके बाद सेकंड जो बैकग्राउंड तैयार हुआ वो है दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था। दोषपूर्ण क्यों है वो देख लेते हैं। दोषपूर्ण इस वजह से है क्योंकि यूएसए में एक स्थापित है गवर्नर, बैठाया गया है। ये गवर्नर रिपोर्ट किसको कर रहा है, इंग्लैंड के पीएम को। ठीक, ये गवर्नर यहां पर दो तरीके से शासन चला रहा है। एक तो है मनोनीत सदस्य, मनोनीत का क्या मतलब है, जिसको वो नॉमिनेट कर रहे हैं। और दूसरा है जो अमेरिका में स्थानीय लोग, वहां से, कहां से, इंग्लैंड से निर्वासित होकर के यहां पर बसे हैं, तो वहां पर स्थानीय लोगों की, ये स्थानीय लोग रेड इंडियन नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्थानीय लोग वो हैं जो आकर के क्या हो रहे हैं, बस रहे हैं यहाँ पर। स्थानीय जो रेड इंडियंस हैं उनको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, उनकी जमीन पर कौन आकर के कब्जा कर रहा है, ये कुछ मतलब नहीं था। इन दोनों की हेल्प से ये शासन चलाते थे गवर्नर, और गवर्नर बैठते कहाँ थे, यूएसए में, ये जो अमेरिका है। अब जो कर लगाने का अधिकार था, वो इनको था, लेकिन इस, इनकी जो विचार थे, इनकी जो डिसीजन थी, इनके जो निर्णय थे, उसको पलटने की शक्ति किसके पास थी, गवर्नर के। मतलब ये सुप्रीम अथॉरिटी थे। ये कौन थे, सुप्रीम अथॉरिटी। अब ये बताइए कि यहां के लोगों को अगर अधिकार नहीं होगा, या इनके निर्णय को अगर यही बदल देंगे, तो इनका क्या मतलब रहेगा यहां पर, नहीं रहेगा। ये क्यों बदल रहे थे, क्योंकि ये जान रहे थे कि अमेरिका हमारा उपनिवेश है, और उपनिवेश हमेशा जो मदर कंट्री है, जिसका वो उपनिवेश है, उसके हितों की पूर्ति के लिए बना होता है। भारत में अगर ब्रिटिश ने कोई शासन प्रणाली लागू की, तो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि इनको राज्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब समझाना भारतीयों को। उनका मेन उद्देश्य था कि इसके थ्रू हम एक ऐसी संस्था क्रिएट करें कि हमारा शासन और सुदृढ़ हो, और ब्रिटेन के हितों की पूर्ति यहाँ से होती रहे। तो ठीक वैसे ही ये जो सारी संस्थाएं हैं, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका पर्पज ये नहीं है कि यहाँ के लोगों को अधिकार दिया जाए और उनके निर्णय का सम्मान किया जाए। नाम मात्र के लिए उनको निर्णय दे दिया गया, निर्णय का अधिकार दे दिया गया, लेकिन फाइनल निर्णय कौन लेता था, गवर्नर। तो ये दोषपूर्ण प्रशासनिक संरचना ये थी। ठीक, तीसरा जो आधार था इस अमेरिकी क्रांति के होने के पीछे, जो तीसरा कारण था, वो ये था कि कुछ गैर कानूनी कर कानून, टैक्सेशन से संबंधित जो लॉ थे,
वो जो है दिक्कत कर रहे थे। ठीक, या इसी को आप दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के तहत 3 चीजें आप ध्यान में रखिएगा। एक तो है नौ परिवहन कानून, दूसरा है व्यापारिक कानून, और तीसरा है औद्योगिक कानून। इन 3 कानून के तहत क्या सिस्टम था वो जान लीजिए। नौ परिवहन कानून क्या कहता था कि यूएसए के तट पर, आप यूएसए मत लिखिएगा, अमेरिका ही लिखिएगा, क्योंकि यूएसए का जन्म तब तक नहीं हुआ था। अमेरिकी ओनली ब्रिटिश जहाज ही आएंगे। अब ब्रिटिश जहाज क्यों आएंगे? या तो कच्चा माल वो ले जाएंगे या बना हुआ ले आएंगे। अब अगर कच्चा माल खाली ब्रिटिश जहाज ही आएंगे तो कच्चा माल क्या करेंगे? मोनोपोली के हिसाब से सस्ते में ले जाएंगे, क्योंकि और कोई आ ही नहीं सकता उस मार्केट में। और जो बना हुआ सामान है वो मोनोपोली के हिसाब से महंगे में बेचेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या थी नौ परिवहन कानून में। व्यापारिक कानून क्या कहता है कि कुछ वस्तुओं का निर्यात केवल ब्रिटेन को होगा। जैसे जैसे तंबाकू, लकड़ी, कोयला। व्यापारिक कानून ये कहता है कि कुछ वस्तुओं का निर्यात अमेरिका के द्वारा केवल और केवल ब्रिटेन को ही किया जाएगा। अब वही बात कि जब तंबाकू के लिए वो अच्छा रेट देंगे, कभी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर ये बाउंडेशन है कि तंबाकू केवल हमें ही बेचनी है, तो हमारे मन मुताबिक ही रेट आपको लेना पड़ेगा। और औद्योगिक कानून क्या कहता है कि जो वस्तुएं इंग्लैंड या ब्रिटेन के उद्योगों में बन रही हैं, उनका निर्माण अमेरिका में नहीं किया जा सकता। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर पार्ले जी ब्रिटेन में बन रहा है तो अमेरिकी लोग को अगर पार्ले जी खाना है तो वो अपने यहाँ नहीं बना सकते। इसका क्या मतलब है कि ब्रिटेन कच्चा माल ले करके व्यापारिक कानून के तहत कच्चा माल भी सस्ते में ले रहा है और अपने लिए बाजार भी सिक्योर किए हुए है। बेचने के लिए वो कह रहा है कि हम अमेरिका में बेचेंगे और अमेरिकी उसको नहीं बना सकते। ठीक, तो ये 3 जो है ऐसे कानून थे जिसकी वजह से अमेरिकियों को समझ में आया कि भाई ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक, अच्छा, ये सारे कानून ठीक हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, जो बेस तैयार हुआ वो था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर के 1763 तक
लड़ा गया था दो लोगों के लिए, दो लोगों के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड, इनके बीच में लड़ा गया था। और मैंने आपको बता रखा है कि औद्योगिक क्रांति 1750 से शुरू हुई, तो तब से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक जितने भी क्षेत्र लड़ाइयाँ हुई हैं, वो सब केवल और केवल 99% में यही रीजन था कि जिस क्षेत्र पर कब्जे के लिए लड़ाई हुई वो क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरपूर था, लोहा और कोयला से भरपूर था। ठीक, गुटबाजी शुरू हुई, संगठन बने और फिर विश्व युद्ध तक बात पहुंच गई। तो सप्तवर्षीय युद्ध भी शुरुआत हुआ फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार पर शुरू हुआ था और फिर बाद में, जैसे आज देखिए यूक्रेन, फेस यूक्रेन को करना पड़ रहा है और यूक्रेन जो है लड़ाई का मैदान बना है दो सुपर पावर के बीच में, रूस और अमेरिका, नाटो और रसिया, इनके बीच में। अब यूक्रेन की कोई मदद कर पा रहा है? वहाँ की जनता को इतना दिक्कत हो रही है, लेकिन वो लड़ाई का मैदान बना पड़ा है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर है। इस सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो हुआ, ये हार गए। अब जब हार गए तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि इनका कब्जा कहाँ था? कनाडा। अब जब ये हार जाएंगे तो कनाडा पर इनका जो कब्जा था, यहाँ पर स्पेन हार गया तो यहाँ पर कब्जा रह पाया स्पेन का अमेरिका में? नहीं रह पाया। तो जब फ्रांस यहाँ पर हार जाएगा तो कनाडा, इंग्लैंड इनसे क्या कर लेगा? छीन लेगा। तो यहाँ से फ्रांस गायब। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर छटे हुए लोग हैं जो कि इंग्लैंड की इन व्यवस्थाओं से, चाहे वो आर्थिक औपनिवेशिक नीति हो, चाहे वो दोषपूर्ण प्रशासनिक संरचना हो, चाहे उनके अंदर पहले से ही स्वतंत्रता की भावना हो, वो आज़ादी का मतलब समझते थे, स्वतंत्रता का मतलब समझते थे, ये सब समझ रहे हैं। अपने ये 3 कानून जो ब्रिटेन ने इन पर थोपे हुए हैं वो भी समझ रहे हैं, लेकिन हंगामा कोई क्यों नहीं कर रहा है? हंगामा कोई इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पर जो है इंग्लैंड ने वो किया, फ्रांस ने जो है इधर से आक्रमण किया, तो इंग्लैंड हमें बचाने आएगा। अब जब फ्रांस यहाँ से हट गया तो स्वाभाविक सी बात है कि अब इधर से कोई खतरा है इनको कि फ्रांस या और कोई देश इधर से आक्रमण करेगा इन पर? कभी नहीं करेगा। तो अब ये क्या हो गए? फ्री हो गए। अब इनको ये डर नहीं रहा कि इधर से कोई आक्रमण होगा। अब इनको पता है कि इधर भी इंग्लैंड है और यहां भी इंग्लैंड है। ठीक, बात समझ में आ गई? अब हुआ क्या, ये जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, ये लड़ा तो गया था अपनी अपनी ईगो में आकर के, लेकिन इतना ज्यादा इसमें धन की हानि हो गई कि इनको तो अपने उपनिवेश से हाथ धोना पड़ा। और केवल कनाडा नहीं, भारत भी इनके हाथ से निकल गया। भारत में आप उसी समय देखेंगे कि ये वही साल है जब प्लासी का युद्ध होकर के बक्सर का युद्ध होने का बैकग्राउंड बन रहा था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और जब 1769 में बेदरा का युद्ध होगा तो फिर वहां से फ्रांसीसी बिल्कुल समाप्त। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हुआ, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो खर्च जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि उस खर्च को पूरा करने के लिए नए टैक्स लगाए जाएंगे। तो पांचवा पॉइंट क्या था? पांचवा पॉइंट ये था कि खर्च को, युद्ध खर्च को पूरा करने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए टैक्स लगाए जाएंगे। और
पुराने कानूनों का, पुराने कर कानूनों का लिखिएगा, जो टैक्स से रिलेटेड लॉज हैं, सख्ती से पालन किया जाएगा। सख्ती से लागू किया जाएगा। ठीक। नए कर कौन कौन से हैं? स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट, गन्ना, ये जो व्यापारिक उसमें था ना, कि जो कुछ चीजें जो है ब्रिटेन को ही निर्यात की जाएंगी, उनमें से गन्ना भी था, तंबाकू भी था, लकड़ी था। ठीक। तो इनको करने के लिए नए टैक्स लगाए गए और पुराने कर कानूनों का सख्ती से लागू किया गया। इसी बैकग्राउंड में ये सारी चीजें चल रही थी। इसी बैकग्राउंड में बौद्धिक वर्ग आ गया, इंटेलेक्चुअल क्लास आ गया। इन इंटेलेक्चुअल क्लास में तीन लोगों का नाम आप याद रखिएगा। ठीक। तीन लोग कौन कौन से हैं? एक तो हैं जेम्स ओटिस, दूसरे हैं सैमुअल एडम्स, और तीसरे हैं टॉमस पेन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि इतिहास बताता है कि राजा हमेशा से निरंकुश रहा है। सैमुअल एडम्स और टॉमस पेन, ये सब वहीं के इंग्लैंड के ही लोग हैं। इनको स्वतंत्रता समानता का मतलब पता है। इन्होंने ये देखा कि ब्रिटेन में जैसा शासन है वैसा अमेरिका में तो हम लोगों के साथ व्यवहार किया नहीं जा रहा है। तो इन्होंने लोगों को क्या किया? जगाया कि भाई ये खाली स्वतंत्रता की बात अपने देश में कर रहे हैं, यहाँ पर कोई स्वतंत्रता इन्होंने नहीं दिया। ठीक। बात समझ में आ गई? तो बौद्धिक वर्ग ने क्या किया? लोगों को जगाया, भड़काया। अब इसी बीच में 1760 की बात है ये। उस समय जॉर्ज थर्ड थे राजा, और इनके प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेनविले। इन्होंने क्या किया कि अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ लिया, और उस डाक में यही लिखा था क्या? कि जॉर्ज थर्ड ने, जब सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, तो जॉर्ज थर्ड ने इनको कहा था कि प्रशासनिक कुशलता लाई जाए। तो प्रशासनिक कुशलता लाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया? नए टैक्स लगा दिए, और फिर क्या कर दिया? पुराने कानूनों का, कर कानूनों का सख्ती से पालन शुरू कर दिया। और जब सख्ती से पालन शुरू कर दिया तो अमेरिका में क्या हो गया? विद्रोह। और अमेरिकियों की एक मांग थी कि टैक्स तो आप ले रहे हैं हमसे, लेकिन हमें क्या कीजिए, ब्रिटिश की संसद में जो हमारे लिए निर्णय ले रही है उसमें हमें क्या कर दीजिए? रिप्रेजेंटेशन दीजिए। क्या दीजिए? प्रतिनिधित्व दीजिए। ब्रिटिश पीएम ने नहीं माना। उन्होंने क्या कहा कि हम प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। अब बताइए कि क्या वो गलत कह रहे थे? कभी नहीं कह रहे थे। उनका सिर्फ इतना सा मतलब था कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। बस ये नारा आप ध्यान में रखिएगा अमेरिकी क्रांति का, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये अमेरिकी क्रांति का नारा है।
नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक, इनको ये समझ में आया कि ये खाली स्वतंत्रता की बात क्या कर रहे हैं, बाहर ही बाहर कर रहे हैं, लोगों को स्वतंत्रता तो दे नहीं रहे हैं। यहाँ पर वैसा शासन नहीं है जैसा हम लोग इंग्लैंड में देख करके आए थे। कुछ घटनाएं और घट गई, उनमें से कौन सी घटनाएं हैं ये देखिए। जब यहाँ पर रेड इंडियंस हैं और यहाँ के छटे हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ भी ये अपराध ही करेंगे। और तो और ये लोकल जो स्थानीय लोग थे रेड इंडियंस, उनकी तरफ अपना प्रसार कर रहे हैं। जब प्रसार कर रहे हैं तो रेड इंडियंस और इनकी लड़ाई का मामला गवर्नर के पास गया। गवर्नर ने यहाँ पर भेजा, इंग्लैंड की संसद के ये मामला उठा, तो इंग्लैंड की संसद ने किसका पक्ष लिया, रेड इंडियंस का, अपने लोगों का पक्ष नहीं लिया। समझ गए बात। ये चीज इनको और बुरी लगी कि आप बड़ा स्वतंत्रता समानता का नारा दे रहे हैं अपने घर में और दुनिया को, और यहाँ पर जो है हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। समझ गए बात। और सबसे मेन कारण इनका यही था कि इनको ये सारे विचार पहले से ही पता थे। औद्योगिक क्रांति और ये सारे कानून इनको समझ में आ रहे थे। इंटेलेक्चुअल क्लास इनको क्या कर रहा था, बार बार जगा रहा था। ठीक, तो ये जो है बैकग्राउंड पहले से ही तैयार था, इतनी सारी चीजें पहले से ही चल रही थी। अब केवल और केवल एक चिंगारी की का काम रह गया था। उस चिंगारी का काम किया लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति, टी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ कौन थे? जब जॉर्ज थर्ड और ब्रिटिश पीएम उनके ग्रेनविले जब टैक्स लगाए, तो लोगों ने क्या किया, टैक्स का विरोध किया। जब टैक्स का विरोध किया तो ब्रिटिश संसद में मामला उठा। ब्रिटिश संसद में मामला ये उठा तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, ग्रेनविले की सरकार उस समय गिर गई, उस शुगर टैक्स और ये जो टैक्स लगा था उसके चक्कर में। ठीक, स्टैंप टैक्स और शुगर टैक्स के चक्कर में। तो पीएम ग्रेनविले की सरकार गिर गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। किसके चक्कर में? शुगर टैक्स जो नए कर लगाए थे और स्टैंप टैक्स। क्यों? क्योंकि अमेरिकी वही कह रहे थे कि जिस संस्था में हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं है उस उनको टैक्स ले हमारे ऊपर लगाने का क्या अधिकार है। तो फिर क्या हुआ, संसद ने समझदारी दिखाते हुए क्या किया, इन टैक्स को रद्द कर दिया, नए करों को रद्द कर दिया। और ये करने के लिए जो नया पीएम था उसका नाम था रॉकिंघम। रॉकिंघम पीएम बने। ठीक, लेकिन रॉकिंघम ने कहा कि आपको टैक्स नहीं देना, करें नहीं देना, ठीक है, हम ये सारे टैक्स रद्द कर देते हैं। लेकिन रॉकिंघम ने ये कहा, एक चीज और कहा कि ब्रिटिश संसद को कर लगाने का अधिकार है। ये चीज कही, नए टैक्सों को रद्द कर दिया, साथ में ये भी कहा
कि ब्रिटिश संसद को कर लगाने का अधिकार है। किस पर? अमेरिका पर। ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बनी विलियम पिट की सरकार। और इनके वित्त मंत्री थे टाउनसेंड। ये इनके वित्त मंत्री थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने धातु पर, मेटल्स पर सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, इस पर कर जो है लगाया और बढ़ा भी दिया उसकी दरें। 1770 में, 1770 में कौन आया? 1770 जब इनका विरोध जारी रहा तो टाउनसेंड योजना रद्द कर दी गई। अमेरिकी नहीं मान रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाय पर कर रखा गया। ये चाय ना, ये लोगों को बर्बाद करके ही इसने छोड़ा और अभी तक जारी है। तो जैसे जैसे कर नए नए लग रहे हैं, ब्रिटिश वो अमेरिकी विरोध कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आपको ABCD पता है? कह रहे हैं हाँ बिल्कुल पता है। तो कह रहे हैं जब पता है तो हम लोग कर देने से आपको मना कर रहे हैं? कह रहे हैं नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि कर आप चाहे जितना ले लो, लेकिन हमें उस संसद में रिप्रेजेंटेशन तो दो। बताओ क्या गलत कह रहे हैं? सही बात कह रहे हैं ना? लेकिन जब बार बार ये लोग कर लगा रहे हैं, वो लोग मना कर रहे हैं, और एक अति ऐसी हो गई कि वो क्या हो गया कि जो शांतिपूर्ण धरना चल रहा था सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में, तो क्या हो गया? वहां पर गोलीबारी, नरसंहार हो गया, जैसे जलियांवाला बाग कांड में हुआ। और जब नरसंहार हो गया तो ब्रिटिश पूरी तरीके से हिल गए। ये सब 1770 तक हो गया था। चाय पर कर रखा गया और ये सारी घटनाएं होती गई। अब हुआ क्या? 1770 का जो दशक था, आप सोचिए कि 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने जब जीता तो उनको 50 लाख केवल किसने दिया? मीर कासिम ने, वो मीर जाफर ने। फिर 1760 में जब मीर जाफर नहीं दे पाए तो मीर कासिम को बैठाया गया। अब कंपनी के अधिकारी भ्रष्ट तरीके से इतना ज्यादा धन कमाए, फिर आपने पढ़ा होगा पास सिस्टम, दस्तक जिसे कहते हैं, दस्तक का पर्सनल व्यापार में या भारतीय व्यापारियों के उसमें जो है यूज करने लगे। तो ये सब क्या है? अनर्गल पैसा जो है रिश्वत के रूप में या भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाए। अब कंपनी के अधिकारी तो माला माल हो रहे हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो कंपनी कहाँ पहुंची? बैंक ऑफ इंग्लैंड पर ब्रिटिश सरकार के पास कर्ज लेने। अब जब कर्ज लेने पहुंची तो ब्रिटिश संसद को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहली बार ये राइट मिला, ये मौका मिला कि वो कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखे। और तभी आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये तो चल रहा था भारत में।
और उसी समय अमेरिका में क्या चल रहा था? अमेरिकी लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। स्वतंत्रता की मांग शुरुआत से नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। उनकी मांग लास्ट मोमेंट तक यही थी कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मतलब हमसे आप टैक्स लीजिए, लेकिन जो बॉडी हम पर कानून या टैक्स लगा रही है, कानून लागू कर रही है, उस बॉडी में हमको क्या दीजिए? प्रतिनिधित्व दीजिए। बस यही मांग थी। लेकिन जैसे ही ये नरसंहार हुआ उनकी इस मांग के बाद, उन्होंने क्या किया? पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उन्होंने ये कहा कि हमें अब स्वतंत्रता चाहिए, आपका शासन नहीं चाहिए। अब देखिए, यहीं पर एक ब्रिटिश में पीएम थे, लॉर्ड नॉर्थ। ये जो लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति हम पढ़ रहे हैं, उसका बैकग्राउंड यही है कि ये सारा कुछ चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में, वो तुरंत लोन लेने पहुंची। अब जो और भी सारी कंपनियां हैं ब्रिटिश की, उनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया? टोल टैक्स से छूट दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों दिए? क्योंकि घाटे में यही थी। इनको ये कहा गया, अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है कि चाय और चीन से व्यापार कर रही थी और उसका मोनोपोली था। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो धीरे धीरे से कंपनी पर लगाम कसना शुरू हुआ, और 1750 में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। तो बाकी लोग भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव बना रहे थे कि इनकी मोनोपोली क्या की जाए? खत्म की जाए ईस्ट के व्यापार के साथ। ठीक, तो एक दूसरी चाय की कंपनी थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बेकर करके कुछ थी चाय की। ठीक, और भी दो तीन कंपनियां थी। अब जब सारी कंपनियों में से केवल इसी कंपनी का आप टोल टैक्स माफ करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सस्ता। क्या हो जाएगा? सस्ता। अब लॉर्ड नॉर्थ ने क्या कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आपका टोल टैक्स माफ है, आप अपनी चाय को कहां पहुंचाइए? अमेरिका में। अब अगर अमेरिका में चाय पहुंचा रहे हैं ये, तो दो पर्पज सॉल्व होगा। एक तो इनकी चाय जाएगी तो सस्ती होगी, सस्ती होगी तो इनका पर्पस सॉल्व हो गया कि ये अपने रिसेशन से बाहर आ जाएंगे। जो कंपनी घाटे में आकर के हमारे पास लोन मांगने आ रही थी, वो फायदे में आ जाएगी। पहला पर्पस तो ये हुआ। दूसरी बात, अगर चाय सस्ती हुई तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर कोई चीज़ फ्री में या सस्ते मिल रही है तो लोग उस पर क्या करते हैं? टूट पड़ते हैं खरीदने के लिए। तो जो ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे, उन्होंने यही सोचा कि अगर ये सस्ती चाय अमेरिकी बंदरगाह पर जाएगी तो अमेरिकी लोग टूट पड़ेंगे इसको लेने के लिए, और जब दौड़ेंगे लेने के लिए, तो इनका दो पर्पज सॉल्व हो जाएगा। पहला, तो कंपनी घाटे से बाहर निकल जाएगी क्योंकि इसकी चाय बिक जाएगी, सस्ती है। और दूसरा कि अमेरिका ये बात मान लेंगे, अमेरिकी वासी, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कर लगाने का अधिकार उन पर है, क्योंकि चाय पर कर समाप्त नहीं किया गया है, मैंने आपको पहले बता दिया। टाउनशेंड प्लान खत्म कर दिया गया, लेकिन चाय पर कर बरकरार रखा गया। लेकिन जैसे ही इसका जहाज, अमेरिका के आप मैप में देखेंगे, बोस्टन पहुंचा, बोस्टन बंदरगाह, लोगों ने क्या किए? चाय की जो पेटी थी उसको जला दिए, चाय को समुद्र में फेंक दिए, खरीदे नहीं। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में, सैमुअल एडम्स ही थे। ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या है? और इसी घटना को बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी, BOSTAN टी पार्टी। तो बोस्टन टी पार्टी और कुछ नहीं है, ये अमेरिकी स्वतंत्रता, अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण था। यही घटना ने फायर का काम किया। बेस तो पहले ही तैयार हो गया था, फ्यूल इकट्ठा हो गया था, ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया था, बस एक तीली लगाने की जरूरत थी। तो उस तीली का काम किसने किया? लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति ने, और उसकी वजह से बोस्टन टी पार्टी हो गई।
फिर तो अमेरिका मानने को ही तैयार नहीं था कि हम किसी के उपनिवेश रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आज हमने ये देखा कि ब्रिटिश ने कैसे आधार तैयार किया, अमेरिकी क्रांति का औद्योगिक क्रांति ने कैसे आधार तैयार किया, पुनर्जागरण और ज्ञानोदय ने या जो है बौद्धिक वर्ग ने कैसे आधार तैयार किया, सप्तवर्षीय युद्ध का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा। अब देखिए, जैसे ही अमेरिका स्वतंत्र होगा, एक तरफ तो अमेरिका स्वतंत्र हो रहा 1776 में, एक तरफ भारत में क्या हो रहा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है। एक तरफ अमेरिका स्वतंत्र हो रहा, दूसरी तरफ भारत पर क्या हो रहा है, मजबूती से पकड़ स्थापित हो रही है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने इसका बेस देख लिया कि किस बैकग्राउंड पर अमेरिकी क्रांति हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस क्रांति को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए। एक पीएम की कुर्सी चली गई, दूसरे पीएम आए, उन्होंने रद्द कर दिया उनके द्वारा लगाए गए टैक्स। ये टैक्स वैक्स पहले भी थे, लेकिन उन कानूनों का पालन पहले से नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश अपने आप में ही उलझे रहे। 1588 से लेकर के 1688 तक उनके यहाँ ही उथल पुथल मस्ती रही, राजा और संसद, वो राजा और चर्च और धर्म के बीच में। ठीक, जब वो थोड़ा सा स्वतंत्र हुए तब तक जा करके फिर ये सप्तवर्षीय युद्ध और बाकी सारी चीजें तब तक में देर हो चुकी थी। ठीक, अब क्या हुआ कि इतना बैकग्राउंड के बाद ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश संसद ने, इंग्लैंड ने क्या क्या रोकने का प्रयास किया कि उस क्रांति को रोका जा सके। तो एक पीएम को इस्तीफा देना पड़ा, दूसरे पीएम आए, उन्होंने कहा कि ये कर रद्द करते हैं लेकिन हमें कर लगाने का अधिकार है। फिर तीसरे पीएम आए, फिर उनके वित्त मंत्री ने नया नया काम किया, लेकिन अमेरिका किसी भी बात पर राजी होने को तैयार नहीं था। ऐसा क्यों था? क्योंकि अमेरिका क्लास छोटे बच्चा नहीं था, 1 2 3 क्लास के बच्चा नहीं था जो ऊट पटांग क्वेश्चन पूछता रहे। वो एक क्लास 12th का लड़का हो चुका था कि जिसको कॉलर खोल कर चलना है, बाल ऊंचा करके चलना है, और वो अपने आगे किसी को नहीं वो करता। आप किसी 12th क्लास के लड़के से कुछ भी मैटर पर बात कीजिए कि हाँ ये दिक्कत हो रही, वो दिक्कत हो रही है, वो परेशान कर रहा, उसने ऐसा बोल दिया, वो तुरंत लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हार्मोनल चेंज उनमें आते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि सुपरमैन या शक्तिमान वही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी तो है लेकिन अनुभव नहीं है। तो जो 1776 1770 का अमेरिका है, वो क्या है? उसी 12th क्लास के लड़के की तरह है जो किसी भी लेवल पर अपने गार्जियन की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ यही कह रहा है कि अगर नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हमें आप प्रतिनिधित्व दीजिए संस्था में, ऐसी संस्था में जिसको हमारे ऊपर कर लगाने का अधिकार आप बता रहे हैं। तो कर लगाने का अधिकार तभी इसको होगा जब हमारे रिप्रेजेंटेशन उसमें होगा, हमारे लोग वहाँ पर बैठेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के परिणाम की बात करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।